ओके। सो चैप्टर नंबर 2 बेटा हमारा पॉलिनोमियल्स जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आज से जो हमें स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि रिलेटेड कहाँ पर है। इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है वो 9th स्टैंडर्ड में बेटा आ चुका है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। तो बेसिक कंसेप्ट जो है क्या था सबसे पहले तो सबसे पहले तो जो मेरा चैप्टर का टाइटल था वही चैप्टर का टाइटल हमने क्या देखा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसकी डिग्री 1 होगी। दो वेरिएबल है मतलब एक्स और वाई, जैसे कि हम लेते हैं वेरिएबल, हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, लेकिन सपोज कि कोई भी दो वेरिएबल है, उसकी पेयर मतलब कि दो इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई होगी। दो इक्वेशन है वो हमें दी हुई होगी। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं बेटा, वो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है। निराली हैज 3 bat and 5 balls worth rupees 1600। जैसे कि ये फिलहाल हमने एक एग्जांपल लिया है कि निराली के पास 3 बैट है और 5 बॉल्स है, कि जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है 1600 रुपीज। तो इसमें वेरिएबल बेटा कौन दिख रहा है हमें, तो दो वेरिएबल है। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, बैट है और बॉल है। प्राइसिंग के लिए चल रहा है मतलब कि कोस्ट हुआ। तो हमें क्या सपोज करना होगा कि लेट कोस्ट ऑफ वन बैट दैट इज इक्वल्स टू क्या है एक्स रुपीज। कोस्ट ऑफ वन बैट दैट इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। तो सोचो हमारे पास तो कितने बैट है, निराली के पास कितने बैट्स हैं, 3 बैट है। सो देयरफॉर कोस्ट ऑफ 3 बैट दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 3x रुपीज हो जाएगा। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। सिमिलरली लेट cost of वन बॉल दैट इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं कि y है, y रुपीज। तो निराली के पास कितने बॉल्स है बेटा 5 बॉल्स। सो देयरफॉर cost of 5 ball that will be equal to 5y रुपीज। हमने क्या बोला कि टोटल जो कोस्टिंग है वो कितना है 1600 है, मतलब कि 3 बैट और 5 बॉल्स, उसकी टोटल जो वैल्यू है दैट इज 1600 रुपीज।
तो 3 बेड के लिए कितना था? 3x। 5 बॉल के लिए क्या मिला? 5y। सो टोटल दैट मीन्स 3x प्लस 5y, that is equal to 1600 रुपीज। तो ये हुआ बेटा सिंपल सी एक मेथड कि इस तरीके से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, और ऐसा हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट? ये समझ में आया बेटा थोड़ा थोड़ा 9th स्टैंडर्ड का? ओके, तो ये हमने बेटा समझा, ये थोड़ा हमने रिवाइज किया तो वो अच्छे से याद हो गया। तो अब थोड़ा और आगे जाते हैं, और हम क्या पढ़ेंगे बेटा ये चैप्टर में? डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसका सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम इसका सॉल्यूशन भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें से कौन कौन सी मेथड है जो बेटा हमें स्टडी करनी है? फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा। सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इतनी मेथड से बेटा हमें कोई भी ऐसे इक्वेशन दी है, ये तो एक इक्वेशन थी, हमें तो किस में दिया हुआ होगा? पैर में। बोला हुआ है ना, पैर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मतलब दो दो इक्वेशन होगी, उसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस फोर मेथड्स एज पर द गिवन डेटा। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो हमें कंपलसरी ग्राफिकल मेथड यूज करनी होगी। क्वेश्चन में बोले कि नहीं सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन बोले तो एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अगर कुछ भी ना बोले तो हम राजा, जो मेथड हमें यूज करनी है वो हम यूज कर सकते हैं। वन बाय वन हम सारी मेथड सीखने वाले हैं बेटा। तो चलो अब और आगे बढ़े बेटा। तो ये सारी की सारी इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले तो मिलेगा, यस और नो? अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा, वो भी प्री डिफाइंड ही है बेटा। तो उसके लिए हम एक अच्छा सा टेबल है जो हम याद रखेंगे। याद रखेंगे मतलब दोनों तरीके से समझेंगे भी सही और याद भी रखेंगे। तो चलो वो टेबल समझा देता हूँ पहले बेटा मैं। तो सपोज करो कि जो दो इक्वेशन है, कैसी होगी दो इक्वेशन? ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी उसको इस तरीके से हम समझेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन है सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2
दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी है बेटा हमारे पास। तो इसको मैं दे देता हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है? तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज A1, y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज B1, कांस्टेंट टर्म है दैट इज C1। सिमिलर फॉर द सेकंड इक्वेशन, coefficient of x that is A2, coefficient of y that is B2, constant term that is C2। तो सबसे पहले जब भी हमें कभी भी दो इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया बेटा कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा, तो सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे वो है A1। फर्स्ट इक्वेशन में से A1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर B1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड देन C1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन A2 फाइंड आउट कर लो, B2 भी फाइंड आउट कर लो, एंड C2 भी फाइंड आउट कर लो। तो इतनी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारा स्टेप 1 हुआ। फिर जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स A1 अपॉन A2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सिमिलरली नेक्स्ट B1 अपॉन B2, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सिमिलरली थर्ड C1 अपॉन C2, ये रेशियो भी फाइंड आउट करो। तो इतना काम हम करेंगे। स्टेप 1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। स्टेप 2 A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करो, B1 अपॉन B2 एंड देन C1 अपॉन C2। इतना हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इतना फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमें क्या देखना है, तो फर्स्ट इफ A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2। पहली कंडीशन ये है बेटा कि अगर A1 upon A2 एंड B1 upon B2 इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन ऐसी है A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। पहले में तो दोनों इक्वल ही नहीं है, दूसरे में तीनों तीन इक्वल आ गए, मतलब रेशियो क्या हुआ, तीनों तीन सेम मिल गया हमें। तीसरी कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सेम है, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। मतलब फर्स्ट सेकंड आंसर सेम है, थर्ड फोर्थ जो आंसर है दैट इज, थर्ड जो आंसर है दैट इज नॉट इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग टू अब सॉल्यूशंस क्या होंगे उसके अकॉर्डिंग टू। तो फर्स्ट कंडीशन ये जो हमने लिखी, ये फर्स्ट केस हमारा, ये हमारा सेकंड केस, और ये हमारा थर्ड केस। 1 2 एंड 3। फर्स्ट केस है अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो क्या होगा, उस तरीके की जो लाइन्स है बेटा
तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑब्वियसली है, लीनियर इक्वेशन है मतलब लाइन तो होगी। तो ये जो दोनों लाइन होगी वो दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन अगर तीनों तीन सेम है, तीनों तीन सेम है मतलब सब कुछ सेम हुआ, तो ये तो क्या हो गया? कोइंसिडेंट हो गया। ये क्या हुआ? कोइंसिडेंट। तो इस तरह की लाइन को हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसा बोलेंगे हम बेटा। लेकिन अगर a1 अपॉन ए टू इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो ये लाइंस के टाइप्स हो गए साथ में। अब सिंपल सी चीज है, इंटरसेक्ट अगर लाइन हो रही है मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है? टू लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। जो दो लाइन होती है वो ऑलवेज सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। दैट मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स यूनिक सॉल्यूशन में से हम क्या लिखेंगे? intersect at वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब कोई एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट होगी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या हो गया? हमारा जुड़वा जो है वो हमारे सामने आ गया, मतलब हम और वो, मतलब दोनों की दोनों लाइन सेम ही है। तो जुड़वा आ गए तो फिर उसके तो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा। तो उसके लिए हम क्या याद रखेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। मतलब ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किस में मिला? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन में। इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन में। तो जिसमें बेटा सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें भी सॉल्यूशन हमें ऑलवेज मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट है। मीन्स कि सिस्टम ऑफ द जो इक्वेशन दैट आर कंसिस्टेंट, दैट मीन्स दिस इज कंसिस्टेंट। इसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट। तो जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से तो ये जो कंसिस्टेंट है वो क्या है बेटा? सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है। दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या हो गए उसके? सॉल्यूशन। ये क्या हो गए? लाइंस कैसी होगी वो बता रहे बेटा हमें। ओके।
तो इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से ये हम पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से याद रखेंगे। याद रहेगा बेटा ऐसे टेबल फॉर्मेट में? ऑप्शन तो है ही नहीं। इजी है बट इतना कुछ हार्ड है नहीं। ओके, याद रखोगे? फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाऊँ बेटा कि याद रहेगा इतना अच्छे से? क्योंकि कोई भी इक्वेशन है तो हमें कंपलसरी ये वेरीफाई करना होगा बेटा। ओके, याद रहे से, दैट्स गुड। तो थोड़ा सा इक्वेशन बनाना सीख ले बेटा कि इक्वेशन किस तरीके से आएगी वो। तो वो भी सीख लेते हैं। आ, चलो बेटा, एक कंसिस्टेंट वर्ड जो नया आया वो एक बार देख लेते हैं जो डाउट्स में है। देखो, सिंपल वर्ड में हम क्या याद रखेंगे कि अगर कोई भी हमें टू लाइंस गिवन है, मीन्स टू लाइंस मतलब टू इक्वेशंस हमें गिवन है, रेशियो हमने फाइंड आउट किया। अगर बेटा कोई भी लाइन का दो लाइन जब हम सॉल्व कर रहे हैं उसको बाय ग्राफिकली, बाय सब्स्टिट्यूशन और एनी ऑफ एक्स वाई जेड मेथड, अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। मतलब कि उसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट। क्लियर बेटा ये? कंसिस्टेंट समझ में आया बेटा? ओके। तो चलो अब जाते हैं बेटा हम एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है बेटा 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब दो वेरिएबल हो गए। सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो एक आफ्ताब है और उसकी डॉटर है। क्या बोला उसने कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर। मतलब बात चल रही है अब एज के बारे में कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 times था, एंड 3 years from the now means after 3 years I shall be 3 times as old as you were। मतलब 7 साल पहले मैं तेरे से 7 times था और आफ्टर 3 years आई विल बी 3 times, तो मैं 3 times हो जाऊंगा। तो उसको हमें अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली
दोनों बोला हुआ है। ग्राफिकली तो बेटा हम ट्राई कर सकते हैं कि टेंटेटिव थोड़ा बहुत यहाँ पर हो, लेकिन फिलहाल हम उसको अल्जेब्रिकली ही सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली जब भी हमारा ऑफलाइन सेशन स्टार्ट होगा तभी हम करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल एग्जैक्टली मेजरमेंट तभी आ सकता है, बाकी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है उतना। सो फिर से एज के बारे में सम है बेटा। तो सबसे पहले एज के बारे में चल रहा है कि 7 साल पहले और 3 साल बाद। तो हम क्या सपोज करेंगे, प्रेजेंट एज। हम क्या सपोज करेंगे, प्रेजेंट एज हम सपोज करेंगे कि भी उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो हम सपोज करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब that is equals to x year, and present age of his daughter that is equals to y year। इतना हो गया, ये हमारी प्रेजेंट एज हो गई। तो फर्स्ट केस, केस वन, केस वन हमें क्या बोला हुआ था कि बिफोर 7 ईयर्स, 7 साल पहले, मीन 7 ईयर्स एगो। अब मुझे ये बताओ बेटा कि 7 साल पहले, सपोज कि मेरी जो प्रेजेंट एज है वो 28 है, तो बिफोर 7 ईयर्स व्हाट विल बी माई एज, व्हाट वॉज माई एज, सॉरी। अगर प्रेजेंट एज मेरी बेटा 28 है, तो 7 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी? यस, 21। क्या होगी? 21। क्या किया तो मतलब हमने मेरी जो भी प्रेजेंट एज थी उसमें हमने 7 माइनस कर दिया। क्लियर ये? तो सेम यहां पर अगर हम बात करें बेटा आफ्ताब की प्रेजेंट एज की, वो x है, उसकी डॉटर की एज वो y है। तो 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, तो क्या होगी आफ्ताब एज? आफ्ताब एज, तो वो भी 7 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 7 ईयर हो जाएगा। सिमिलरली हिज डॉटर्स एज, हिज डॉटर्स एज दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y माइनस 7 ईयर हो जाएगा। अब हमें क्या बोला हुआ था? आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, बोला हुआ है 7 साल पहले उससे 7 टाइम्स था। ऑब्वियसली बाप बड़ा, तो दैट मीन्स x माइनस 7 इज y माइनस 7 से क्या होगा? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब क्या हुआ? 7 से मल्टीप्लाई। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी वो अच्छे से समझ में आई बेटा? कि जो आफ्ताब मतलब कि जो फादर था वो बेटी से 7 टाइम्स होगा, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया उससे? 7 हो गया, एज पर द गिवन कंडीशन डेटा।
तो सॉल्व करो इसको, नॉर्मली क्या होगा, तो x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू, ये वाला किस तरीके से सॉल्व होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ, 7 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो क्या होगा ये 7 इंटू वाई 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 ज़ा 49, सबको इक्वल टू के इस साइड लेके आओ तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो x माइनस 7 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 0। तो चलो x एज इट इज, -7y एज इट इज, -7 प्लस 49 मतलब क्या होगा +42 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई बेटा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गई, ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, ये रेडी हो गई हमारे पास। तो केस 1 मतलब फर्स्ट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू ये हो गया बेटा। अब केस 2, अब केस 2, केस 2 क्या बोला हुआ था, 3 years from the now, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट आफ्टर 3 years, इसका कहने का मतलब यही हुआ आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years है तो ऑब्वियसली अब आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब्स एज दैट इज इक्वल्स टू x+3, similarly his daughter's age, his daughter's age that is equals to क्या होगा y+3 ईयर हो जाएगा, x+3 एंड y+3। तो अब उसमें भी हमें क्या बोला हुआ था, उसमें भी हमें क्या बोला हुआ था कि आफ्ताब वॉज 3 times, आफ्ताब क्या होगा 3 times, 3 times दैट मीन्स आफ्ताब की एज क्या है x+3, वो क्या होगा 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई किससे, उसकी डॉटर से, उसकी डॉटर मतलब y+3। तो चलो यहाँ पर ये x+3 जो है वो एज इट इज, थ्री इंटू वाई मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से होगा 3 × y मतलब 3y, 3 3 ज़ा 9, सबको इक्वल टू के इस साइड लेके आओ तो क्या होगा x+3 -3y +9 भी इस साइड तो -9 दैट इज इक्वल्स टू 0, x एज इट इज +3 और ऑलरेडी -3y तो है ही, +3 -9 दैट मीन्स -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, तो ये भी रेडी हो गई बेटा हमारे पास। तो ये जो हमने बेटा इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया बेटा,
ग्राफिकली फिलहाल हमने नहीं किया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि ग्राफिकली फिलहाल हम नहीं करेंगे, तो एल्जेब्रिकली हुआ। वैसे बेटा इसके दो क्वेश्चंस और हैं, तो वो कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 हो गया ये। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा। अरे ना बेटा, दो क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। 3 बैट एंड 6 बॉल for rupees 3900. Then second, later she buys another 3 more balls. Sorry, another bat मतलब क्या हुआ, एक बैट, and 3 more balls, 3 more balls, that is purchase of rupees 1300। तो इसके लिए बेटा हमें इक्वेशंस बनानी है। तो देखो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, दो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं अच्छे से। एक तो प्राइस की बात चल रही है, मतलब कॉस्ट, और वेरिएबल कौन कौन, बैट एंड बॉल। सो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, that is equals to x rupees, and cost of one ball, that is equals to y rupees। ये तो जैसा बेटा हमने एग्जांपल लिया था उसी के जैसा हो गया। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, तीन बैट है, मतलब 3 बैट का कोस्ट कितना होगा, 3x, 6 बॉल मतलब 6y, टोटल कोस्ट कितना है 3900, इतना है 3900। यहाँ से बेटा हमें कुछ लग रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, तो यस 3 इज कॉमन, सो 3 कॉमन, तो x प्लस 3 2 6y, दैट इज इक्वल्स टू 3900। तो 3 से डिवाइड कर दो सामने, तो x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3900 अपॉन 3। So x plus 2y that is equals to 1300। तो ये क्या हो गई बेटा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए जाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, वन बैट मतलब x, 3 बॉल्स मतलब 3y, दैट इज इक्वल टू 1300 है। अब इसमें से तो कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है या कुछ भी नहीं है,
तो ये तो रेडीमेड हो गया हमारे लिए, खत्म। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 बेटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। खत्म। तो कोई डाउट बेटा किसी को इसमें थोड़ा भी? नो डाउट, नो डाउट, क्लियर क्लियर, ओके। तो अब लास्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी की तरह है। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 2 किलोग्राम एप्पल्स प्लस 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, उसका टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, तो पूरा ही लिखते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, दैट इज 300। इसके लिए भी चलो बेटा सेम इजी है। क्या करेंगे सबसे पहले? अब इसमें दो वेरिएबल कौन है? एप्पल्स और ग्रेप, उसमें भी कोस्टिंग के लिए ही बात है। तो क्या लिखेंगे? लेट कोस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, that is equals to x rupees. Similarly, cost of 1 kilogram of grapes, that is equals to y rupees। इतना है हमारे पास। सो क्या होगा इसमें बेटा हमारे पास? तो 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली है 2x। 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स मतलब y इक्वल्स टू 160। सेकेंड इक्वेशन 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स मतलब 4x। 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y, दैट इज इक्वल्स टू 300 रुपीज। अब ये देखो इक्वेशन 1 जो थी वो तो उसमें तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, लेकिन इक्वेशन 2 में बेटा कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है। अब सपोज हमें 2 कॉमन निकल के डिवाइड में नहीं भेजना है, तो हम क्या करेंगे? एक सिंपल सा स्टेप कर देंगे बेटा कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। एक ये भी कर सकते हो, बाकी आगे तो मैंने कॉमन निकाल के बेटा बताया। इसमें जैसे हमने किया था कॉमन निकालो फिर सामने डिवाइड में भेजो, वो भी अगर वो इतने सारे स्टेप नहीं करे तो सारे टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, पता चल गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है इसलिए। तो 2 2 ज़ा 4x, तो 2x, 2 1 ज़ा तो y, और ये हो जाएगा 150। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को भी थोड़ा भी कुछ डाउट?